नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बीईओ नई भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें प्यारे साथियों आपकी टेट की कोई जरूरत नहीं है, सीटेट की भी आवश्यकता नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस बीईओ भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आपकी योग्यता क्या रहेगी और प्रमाणिक सोर्स क्या रहेंगे। पूरी चर्चा हम डिटेल से करेंगे। ऑफिशियल आपके सामने न्यूज़पेपर भी लेकर के आए हैं जिनमें क्या चर्चा है। विगत आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो भी मैं लेकर के आया हूं। इसका मतलब पूरी तैयारी के साथ हूं कि सटीकता और प्रामाणिकता के साथ इस भर्ती को लेकर के आपके आज के सारे जो डाउट हैं वो इस सेशन में मैं आपका दूर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल पर। याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जबरदस्त भर्ती है और आपने यदि इसकी तैयारी करना शुरू नहीं किया तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस भर्ती का इंतजार वर्षों से विद्यार्थी कर रहे थे और यह भर्ती आपकी आ चुकी है। क्या है भर्ती, डिटेल से भी चर्चा करूंगा, लेकिन आप नए विद्यार्थी हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको मिले, भारत के किसी भी राज्य में कब कौन सी नई भर्ती आ रही है उसकी सूचना आपको मिले, तो तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम की तीनों के लिंक को ज्वाइन कर लेना। वहां शिक्षा जगत की प्रत्येक अपडेट आपको मिलती रहती है, निःशुल्क क्लासेस मिलती रहती है, अपडेट आपको मिलती रहती है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए यहां पर आपके न्यूज़पेपर में लगातार चल रहा था 235 पदों पर आएगी बीईओ भर्ती, अगले सप्ताह रिक्तियां भेजने की तैयारी। यह आप लगातार न्यूज़पेपर में चल रही थी। सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे बीईओ के सभी खाली पद, लेकिन अभी इनको डिटेल से नहीं पढ़ना है। एक बार बीईओ के जितने भी सारे कंफ्यूजन की स्थिति है वो यहां से देखो। ये बीईओ भैया मेरे भाई याद रखना, उत्तर प्रदेश में ये आपकी यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था वो है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या योग्यता थी पहले एक बार उसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी विद्यार्थियों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन में क्या था उन चीजों को मैं आपको एक बार स्पष्ट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के सारे जो वहम है वो आपके दूर हो जाए। याद रखना मैं बात कर रहा हूं 13 दिसंबर 2019 की। कब की बात कर रहा हूं बेटा? 13 दिसंबर 2019 की। और 13 दिसंबर 2019 में आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पहले आपका इस बीईओ भर्ती को लेकर के। इस बीईओ भर्ती को लेकर के आपका क्या जारी हुआ था? नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब एक एक आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपके मन में आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस भर्ती के नोटिफिकेशन में सबसे पहले कोई आपसे पूछ ले कि शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई थी, सर जी आप ये बता दो। इस भर्ती के नोटिफिकेशन में पहले शैक्षिक योग्यता क्या थी ये आप हमें एक बार बता दीजिए। तब बेटा 2019 का जब हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा तो हमने देखा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय से शिक्षा में या तो आपने क्या कर रखी है, स्नातक की डिग्री कर रखी है। स्नातक का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, आपने कोई भी या तो सब्जेक्ट में बीए कर रखा है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखा है, या आप ग्रेजुएट हैं, तब ऐसी स्थिति में आप यहां पर योग्य माने गए थे। दूसरा, शिक्षा में स्नातक की डिग्री न होने पर कोई भी निर्धारित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान का एलटी डिप्लोमा यदि आपके पास है, मान के चलो आपने शिक्षा में स्नातक डिग्री नहीं करी, तब आपके पास एलटी डिप्लोमा है तो भी आप यहां आवेदन कर सकते थे। 2019 वाली भर्ती की बात कर रहा हूं। तो तीसरा यहां सबसे बड़ी बात क्या थी? यदि किसी साथी ने बीएड कर रखा है, याद रखना, या उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता थी या इसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता, ये शैक्षिक योग्यता आपकी क्या थी? अनिवार्य थी। याद रखना सबसे बड़ी बात बेटा, आपका बीएड होना यहां क्या रखा गया था? अनिवार्य रखा गया था, यानी 101% आपके पास बीएड होगी तब ही आप क्या है इस बीईओ के लिए योग्य होंगे। लेकिन अब की बार एक बड़ा चेंजमेंट आया है कि आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों यहां टेट और सीटेट के द्वारा जो इस भर्ती परीक्षा को करवाने के लिए बीईओ वैकेंसी के लिए यहां चर्चाएं चल रही थी, लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब घबराओ मत, जिनके टेट नहीं है, सीटेट भी पास नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपने बीएड कर रखी है, आप यहां आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
चलिए सर जी, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई है, बहुत जबरदस्त आपने सारी चीजें बताई हैं, लेकिन मन में और कंफ्यूजन है, उनको एक एक करके दूर कर दीजिए। देखो मेरे भाई, चलिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा बेटा आपको बस सारी चीजें पढ़ती जानी है, डिटेल से चर्चा करना है। देखो एज की चर्चा कर लेता हूं। कोई आपसे कहे ना एज क्या थी गुरुजी, देखो यदि आपसे पूछा जाए जनरल, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर 2019 में जो आया, उसमें जनरल कैटेगरी के जो आपकी सामान्य आयु थी वो थी 21 साल से लेकर 40, यानी 21 से 40 ईयर आपकी क्या रखी गई थी, जनरल के लिए एज रखी थी, सीमा रखी थी, याद रखना। उस समय मैं बात कर लेता हूं, जन्म सीमा अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1979 से पहले माना गया था, आपको ये बात आपको याद रखना था। और चूंकि प्यारे विद्यार्थियों, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए यदि आपसे कोई पूछ ले कि गुरुजी कोई दिव्यांग है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, तब प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हमारे विद्यार्थी दिव्यांग हैं उनके लिए जो आयु सीमा यहां पर रखी गई थी वो मिनिमम आपकी 18 साल और मैक्सिमम जो आपकी आयु है वो 55 रखी गई थी। याद रखना, मिनिमम आपकी 18 और आपकी मैक्सिमम यदि एज की बात कर लेता हूं बेटा तो 55 ईयर्स आपकी क्या रखी गई थी, आयु दिव्यांग के लिए रखी गई थी। याद करूं, यदि उत्तर प्रदेश में मैं बात कर लेता हूं, शेड्यूल कास्ट की यदि मैं बात कर लेता हूं, एससी की बात कर लेता हूं, एसटी की बात कर लेता हूं, ओबीसी की बात कर लेता हूं, इन सब की एज में 5 साल की छूट यहां दे दी गई थी। यानी यदि कोई मेरे से कहे कि सर जी हम तो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो बेटा 40 में आप 5 और जोड़ दीजिए, यानी 21 से लेके 45 साल तक आपकी आयु का यहां प्रावधान रखा गया था, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए गुरुजी, मान के चलो हम तो उत्तर प्रदेश में कोई भी राज्य कर्मचारी आयोग में पहले से काम कर रहे हैं, हम पूर्व में शिक्षक हैं या फिर कोई कर्मचारी हैं, तो याद रखना आपको थोड़ा बहुत 2-3 साल की छूट है वो बेटा मिल जाती है, किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं रहती है। हालांकि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आपको छूट मिल जाएगी। यदि कोई विशेष वर्गीकृत आप खेल में रुचि रखते हैं, आपके पास खेल सर्टिफिकेट है तो आपको मिल जाएगी। कोई आपके डिजीज है तो आपको प्यारे साथियों यहां पर एज में छूट मिल जाती है। छूट के अलग अलग क्राइटेरिया हैं वो आपके होते हैं। चलिए सबसे पहले हमने देखा पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर शैक्षिक योग्यता क्या थी, यानी आपने कोई स्नातक की डिग्री कर रखी है या बीएड कर रखी है उसके बाद तो आप यहां फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्नातक में ग्रेजुएशन नहीं है, कोई भी एलटी डिप्लोमा के साथ बीएड कर ली तो भी भैया आपकी यहां जॉब अलग से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप योग्य हो फॉर्म भरने के। एज जनरल के लिए 21 से 40, एससी एसटी ओबीसी के लिए 21 से 45 साल और दिव्यांग के लिए 18 साल से 55 साल तक आपकी एज का प्रावधान रखा है। अब कोई पूछ ले कि क्या गुरुजी, बात कर लेते हैं हम रिजर्वेशन की, यानी आरक्षण की बात कर लेते हैं, कोई आरक्षण का प्रावधान है क्या, तब बेटा आपको याद रखना है कि जो आरक्षण है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, इनका लाभ केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, याद रखना। यानी उत्तर प्रदेश के बाहर का कोई भी कैंडिडेट है, यानी एससी एसटी या फिर मैं बात कर लेता हूं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कोई कैंडिडेट हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं, यूपी के जो विद्यार्थी हैं, इनको ही किसका लाभ मिलेगा, इनको ही केवल इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर राज्य के विद्यार्थी हैं वो आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन उनको जनरल में शामिल किया जाएगा। सीधी सी बात आपकी ये थी, समझ में आ गई क्या बात। यानी आप मान के चले इस भर्ती में, मान के चलो कोई कैंडिडेट राजस्थान का है, कोई आपका बिहार का है, बिहार के बाद कोई दिल्ली से है, दिल्ली के बाद कोई हरियाणा से है या भारत के किसी अदर स्टेट से है, तो ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों आप उसको किस में शामिल करोगे। ऐसी स्थिति में इन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि हमारी नजर में ये कैंडिडेट सारे उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरते हैं तो सामान्य श्रेणी या जनरल कैटेगरी में इनको क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कोई पूछ ले कि महिला अभ्यर्थी है प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखना उसके लिए एक जाति प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है। यानी कोई भी आपकी फीमेल कैंडिडेट है, कोई भी आपकी महिला है, तो उस महिला के लिए क्या बनेगा प्यारे साथियों, जाति प्रमाण पत्र बनता है आपका, याद रखना, जो उसके पिताजी की ओर से बनेगा। यानी महिला के लिए जाति प्रमाण पत्र होगा वो, लेकिन वो कहां से होगा, अपने पिता का। गुरुजी पिता का मतलब क्या होगा बेटा, उसकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद में यदि मान के चलो अदर कास्ट भी कर ली तो उसका वहां भी जाति प्रमाण पत्र है वो बाद में स्वीकार करेंगे, पहले जो उसकी मूल जाति है उसको स्वीकार
किया जाएगा। यदि शादी के बाद उसको एक पर्याप्त समय हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके रेडी हो गए, ऐसी स्थिति में उसको आरक्षण का लाभ है, वह दूसरी जाति है वो उसकी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सर जी मैं बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क है वो कितना रहता है, एक बार स्पष्ट कर दीजिए। देखो आवेदन शुल्क की चर्चा कर लेते हैं बेटा। 2019 में आपसे पूछा जाए कि आपका कितना आवेदन शुल्क लगा था, तो भैया याद रखना आवेदन शुल्क की डिटेल से मैं चर्चा कर लेता हूं आपके सामने कि जो आवेदन शुल्क है आपका कितना रहेगा, इसके भी एक बार डिटेल से आप चर्चा करिए। देखो सबसे पहले आपकी दो एग्जाम होती हैं, एक तो होती है आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, और दूसरी होती है इसमें मेन एग्जाम यानी आपकी मेंस होती है, याद रखना। यानी आपकी प्यारे विद्यार्थी इसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, क्या बोल सकते हैं, मुख्य परीक्षा। तो मेंस होती है, एक आपकी क्या होती है, प्रीलिम्स होती है। दो एग्जाम्स का इसमें क्या होता है, प्रावधान रखा गया है। अब ऐसी स्थिति में इस प्रारंभिक शुल्क के लिए यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं, मान के चलो आप जनरल के हैं, जनरल के नहीं हैं, आप ओबीसी से हैं, ओबीसी नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तब इस प्रारंभिक आपकी जो एग्जाम होगी प्रीलिम्स के लिए आपकी जो शुल्क रखा जाएगा वो 125 रुपए आपका शुल्क रहेगा, याद रखना। वही में बात कर लेते हैं यदि आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं, तो ऐसी स्थिति में इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपका केवल और केवल रुपए 25 यहां पर क्या लगेगा, शुल्क लगने वाला है, आपको याद रखना। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि महिलाओं के लिए या कोई अदर कैटेगरी के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, यहां पर प्यारे विद्यार्थियों भूतपूर्व सैनिक, याद रखना भूतपूर्व सैनिक हैं, उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहां लगभग आपका 60 या 62 रुपए आपका क्या रखा गया है, यहां पर शुल्क रखा गया है। महिलाओं के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, कोई भी फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए यहां शुल्क का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई है। अब गुरुजी एक बार मेंस की बात कर लीजिए कि मेंस में शुल्क कितना लगता है। यदि आप जनरल से हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, देन मेंस एग्जाम में आपका यहां शुल्क बढ़कर के हो जाता है 185 रुपए, यानी 180 से 185 रुपए आपका शुल्क लगा था पिछली बार। मैं बात कर लेता हूं एससी एसटी के, यदि आप कैंडिडेट हैं मेंस एग्जाम के लिए आप बैठेंगे तो लगभग आपका 90 से 95 रुपए आपका चार्ज था, वो पिछली बार सरकार के द्वारा लिया गया था। और भूतपूर्व सैनिक है, ऐसी स्थिति में आपका यहाँ 95 रुपए यहाँ पर लिया गया था। ये बातों को आपको याद रखना है। हालांकि महिलाओं के लिए पिछली बार है वो भर्ती में कोई भी शुल्क नहीं लिया गया था। ये 2019 की मैं बात कर रहा हूं बेटा, उस समय आपका आवेदन शुल्क था, उसकी मैंने चर्चा कर ली थी। गुरुजी हमारे मन में इस भर्ती को लेकर के एक और समस्या है, इसके सिलेबस को लेकर के, यानी इसके एग्जाम पैटर्न को एक बार बता दीजिए, क्योंकि इस एग्जाम पैटर्न को लेकर के हम कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। अलग अलग लोग अलग अलग पैटर्न बता रहे हैं, लेकिन बेटा हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर पिछली बार क्या आपका पैटर्न था उसको एक बार समझेंगे तो सारी स्थिति आपकी दूर हो जाएगी। देखो सबसे पहले सामान्य अध्ययन का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न था आपका, सबसे पहले कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे मेरे भाई, याद रखना। ऑब्जेक्टिव आपके क्या आएंगे, क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है। दूसरी बात, आपसे कोई पूछे कितने समय का, 2 घंटे का पेपर लिया गया था भाई, 2 घंटे का क्या हुआ था आपका, 2019 वाली एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, नोटिफिकेशन का 2 घंटे का आपका पेपर हुआ। मल्टीपल क्वेश्चंस आपके आए थे, 4 विकल्प आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, टोटल आपके जो प्रश्न थे वो कितने थे, 120 प्रश्न। कितने प्रश्न थे, 120 प्रश्न थे। यानी प्रत्येक एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय आपको दिया गया था, 4 विकल्प आपको दिए गए थे। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग प्यारे विद्यार्थियों आपकी नहीं थी, यानी प्रश्न यदि आपने छोड़ दिया तो कोई नकारात्मक अंकन उस समय नहीं लगता था, याद रखना इस बात को मेनली। यानी इस समय यदि आप कोई भी प्रश्न छोड़ देते थे, मान के चलो आपने मन किया इस प्रश्न को नहीं किया और उसको छोड़ दिया, तो कोई भी आपकी जो नकारात्मक है वो नकारात्मक अंकन नहीं किया गया था, याद रखना मेरे भाई। उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब आपकी पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी। लेकिन आपको याद रखना जो ओएमआर है, उस ओएमआर की एक जो कॉपी थी वो बच्चों को दे दी गई थी। आपके जो मैक्सिमम है वो अंक कितने थे, 300 थे, याद रखना मेरे भाई, याद रखना। 2 घंटे का पेपर, 120 प्रश्न, और आपसे पूछ लिया जाए कितने अंकों का पेपर हुआ, तो जो आपका अंक भार है जिसको आप बोलते हैं बेटा पेपर कितने नंबर का हुआ, उसको बोला जाता है पूर्णांक। और ये आपका टोटल 300 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था,
300 मार्क्स का पेपर हुआ, 120 मिनट मिली, 120 आपके प्रश्न हुए। और याद रखना नेगेटिव मार्किंग थी क्या गुरुजी? बिल्कुल थी मेरे भाई। नकारात्मक अंकन तो आपका किया ही गया था, यानी नेगेटिव मार्किंग थी मेरे भाई आपकी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? ये नकारात्मक अंकन था कि आपने एक क्वेश्चन को गलत किया तो आपका 1/3, 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 0.33 आपके मार्क्स हैं, वो आपके एक गलत विकल्प भरने पर आपके काटे गए थे। तो ये पूरे परीक्षा का पैटर्न पिछली बार रहा था, ताकि आपके मन की सारी स्थितियां हैं वो दूर हो जाएं प्यारे विद्यार्थियों। यदि मैं बात कर लेता हूं, ये आपकी प्रीलिम्स की बात थी, यानी आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा थी, वो एक तरह से इस प्रारंभिक परीक्षा का मैंने क्या बताया है, प्रारंभिक परीक्षा का ये पैटर्न है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। गुरुजी मुख्य परीक्षा की ओर लौटिए एक बार। यदि मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं तो उस मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न रहता है, इसको एक बार समझा दीजिए। तो बेटा मुख्य परीक्षा का पैटर्न इस तरह से था, परीक्षा में आपके 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र कहे थे, यानी 2 प्रश्न पत्र आपके आए थे, 2 प्रश्न पत्र आपके यहां पर आपके सामने आए मेरे भाई, याद रखना। अब इसमें पहला प्रश्न पत्र तो था सामान्य अध्ययन से, यानी आपका जो फर्स्ट था उसमें तो आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य अध्ययन से। और जो दूसरा प्रश्न पत्र आया बेटा, उस दूसरे प्रश्न पत्र में आपको याद रखना है यह है हिंदी, और आपका हिंदी निबंध से संबंधित था। हिंदी और हिंदी निबंध इसमें पूछा गया, हिंदी और हिंदी निबंध, इससे संबंधित आपका ये 2 प्रश्न पत्र हैं। ये पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए। गुरुजी ये कितने अंक का था एक बार बता दीजिए। यानी जो सामान्य अध्ययन वाला जो आपका फर्स्ट पेपर था बेटा, ये आपका 200 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का आपका पेपर था। और हिंदी निबंध से संबंधित जो दूसरा पेपर था, ये भी आपके कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रखा गया था, याद रखना। गुरुजी इन प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि कितनी थी? प्रत्येक प्रश्न पत्र की जो अवधि रखी गई थी बेटा, वो कितनी रखी गई थी? 3 घंटे आपको समय यहां पर प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए दिया गया था। और याद रखना मुख्य परीक्षा में टोटल जो आपके अंक भार था, वो अंक भार कितना था? यानी 400 आपका अंक भार रखा गया था। यानी पूर्णांक आपका कितने का था? 400 का रखा गया था। और कुल प्राप्तों के आधार पर आपकी मेरिट तैयार हुई थी, और उसके बाद आपका क्या हुआ था? सिलेक्शन हुआ था। पिछली बार की मैं बात कर लेता हूं, याद रखना। अब गुरुजी एक बात बता दीजिए, प्रश्न पत्र किस तरह से आएगा, एक बार इसकी और चर्चा कर दीजिए। देखो अब की बार की बेटा प्रश्न पत्र की संरचना की बात कर लेता हूं, या प्रश्न पत्र है वो किस तरह से रहेगा। तो मेरे भाई प्रश्न पत्र का पैटर्न किस तरह था, ये आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, प्रश्न पत्र है, इसका पैटर्न किस तरह था, ये एक बार हम देख लेते हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न ये आपका किस तरह था? देखिए सबसे पहले इस पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं बेटा। इस प्रश्न पत्र का पैटर्न आपका था कि आपके 3 खंडों में पेपर था, यानी आपका खंड फर्स्ट, एक था आपका खंड सेकंड, और एक था आपका खंड थर्ड। 3 खंड में आपका ये पेपर रखा गया। इस खंड 1 में आपके जो क्वेश्चन पेपर खंड 1 में जो था, इसमें प्यारे साथियों आपके 10 सामान्य उत्तर प्रश्न थे, यानी 10 आपके सामान्य प्रश्न थे, वो आपके यहां रखे गए थे। सामान्य प्रश्न थे, बिल्कुल कोई तरह की दिक्कत यहां पर नहीं थी। बात कर लेता हूं, आपके 10 अंकों का ये था, और आपको लगभग यहां 120 से 125 शब्द सीमा में आपको ये लिखने थे, याद रखना। 10 अंक का था। और यहां समय सीमा है आपकी, शब्द की समय सीमा, शब्द समय सीमा जो थी वो आपकी 120 से 125 शब्दों में आपको ये लिखना था। पेपर सेकंड की यदि बात कर लेता हूं, इसमें क्या हुआ, इस पेपर सेकंड की बात कर लेता हूं, इसमें खंड ब में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके थे 6 अंक के, यानी 6 अंक के आपके लघुत्तरात्मक क्या थे? लघुत्तरात्मक आपके प्रश्न थे मेरे भाई, याद रखना। इनका यहां पर समावेश रखा गया था, जिनमें आपको लगभग 50 शब्दों तक क्या रखना था? अपने शब्दों को लिखना था। और पेपर थर्ड पैटर्न की यदि मैं बात कर लेता हूं बेटा, तो इस पेपर थर्ड वाले पैटर्न में आपको याद रखना है 20 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके पूछे गए थे। प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपके 20 प्रश्न टोटल थे।
प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 अंक का था। यानी प्यारे विद्यार्थियों, टोटल आपका 40 अंकों का यह हो गया था और शब्द सीमा आपको यहां 25 रखी गई थी। क्या शब्द सीमा है वो आपकी 25 शब्दों तक रखी गई। इस तरह से आपके ये 3 भागों में आपका जो है वो प्रश्न पत्र की संरचना आपको रखी गई। सभी प्रश्नों का उत्तर देना लगभग अनिवार्य यहां पर रखा गया था। न्यूनतम अहर्ता अंक की बात कर लेते हैं। उस समय न्यूनतम अहर्ता अंक आपका रखी गई, तो याद रखना न्यूनतम जो आपकी अहर्ता है वो आपकी कितनी रखी गई है। यानी न्यूनतम अहर्ता के लिए आपकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग भाव रखा गया। यानी आप यदि एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो न्यूनतम आपके जो अंक थे वो आपकी दक्षता मानक लाना कितना 35% अनिवार्य रखा गया। अन्य वर्ग के जितने भी हैं, अदर जो भी कैटेगरी के हैं, उन सब के लिए आपका 40% अंक लाना यहां अनिवार्य था। और याद रखना न्यूनतम दक्षता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची के लिए उनको बाहर कर दिया गया। और याद रखना मेरे भाई, सामान्य हिंदी के जो पेपर हैं उसमें आयोग द्वारा न्यूनतम अंक प्राप्त करना बिल्कुल भी अनिवार्य रखा गया। याद रखना। तो समझ में आ गई, पूरी जानकारी मैंने डिटेल से दे दी है। थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा, बाकी लगभग इस भर्ती में सारी डिटेल यही रहेगी। अब देखते हैं, विस्तृत नोटिफिकेशन का हमें भी इंतजार है। अब आपकी जिम्मेदारी है पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर मैंने आपको दी है। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2019 का आपके सामने है, आप इसको डिटेल से पढ़ लेना। इस वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में हमने टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम की लिंक डाल दी है, वहां ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिटेल से आप खुद पढ़ लेना। साथ में ही जिम्मेदारी आपके कंधों पर छोड़ता हूं। बहुत जबरदस्त भर्ती है। आपके जितने भी यार दोस्त मित्र, सखा बंधु बांधव, रिश्तेदार हैं, चिर परिचित हैं, जो बीएड किए हुए बैठे हैं, सीटेट और या टेट उनके पास नहीं है, उन तक वीडियो की लिंक को शेयर कर दो। बहुत जबरदस्त भर्ती है। क्या पैटर्न है, कैसा रहा पिछली बार, इसके आधार पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वीडियो के लिंक को प्रत्येक विद्यार्थी तक शेयर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।